मैं बचपन से ट्रिब्यून का पाठक हूँ, रीडर हूँ और फ़ैन भी हूँ। और फ़ैन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जब इंग्लैंड में अपनी फॉर्मल एजुकेशन कर रहा था, अपनी कॉलेज की एजुकेशन कर रहा था, तो चंडीगढ़ से और अपने रीजन से जो कनेक्ट था वो ट्रिब्यून के नाते होता था। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर वी रीड इन द मॉर्निंग। कि आपने अपनी छवि को बहुत ही बेदाग बना कर रखा है। तो मैं आपको अगर एक प्रमाण पत्र देना चाहूँ तो मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, तो क्या आप उस प्रमाण पत्र को, उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे? मेरा जो प्रश्न रूपी प्रमाण पत्र है वो ये है, दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल यंग पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली which had once upon a time remained most controversial unfortunately. सर आई थिंक मैं इसका जवाब सिंपली ऐसे दूंगा सर कि ना कंट्रोवर्सी में जाना इंटेंशनल था, ना कंट्रोवर्सी से दूर रहना इंटेंशनल है। ये दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ परिस्थितियों के ऊपर होती हैं। मैं मानता हूँ सर कि कंट्रोवर्सी सराउंड्स पीपल हु लुक फॉर इट। आई हैव बीन इन मीडिया, मैं खुद मीडिया में 18 साल काम किया है, मीडिया को समझता हूँ, इसी में पला बड़ा हुआ हूँ एक तरीके से। तो ये ज़रूर कहूँगा कि आई डोंट लुक फॉर कंट्रोवर्सी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार। इट इज़ अ बिग बैज ऑफ ऑनर। नमस्कार, बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो हम कह सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी। चाहे वो सियासत की बात हो, चाहे वो समाज में किसी जाति विशेष की बात हो, या बात हो मीडिया की, हर क्षेत्र में कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये कीर्तिमान शब्द कहने से ही मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूँ। मेरी मुराद है कार्तिकी जी से, मिस्टर कार्तिक शर्मा, जो सांसद हैं राज्यसभा में। तो कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। कार्तिक जी, आपको बुलाने का मुख्य उद्देश्य इसलिए रहा कि हमने जो आपकी गतिविधियां देखी हैं राज्यसभा में, आपका हमने जो काम देखा है, जैसे आपने कम से कम नहीं तो 207 प्रश्न शायद आपने किए, उठाए। और आपकी जो हाजिरी है कि यंगस्टर होते हुए, आमतौर पे यंगस्टर लोग बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते जाने की, लेकिन आपकी हाजिरी जो है वहाँ पे उपस्थिति है वो 91 यानी कि 91% हाजिरी आपकी वहाँ पे रही है। और जहाँ तक सवालों की बात है, शायद विशेष मुद्दे कम से कम 25 ऐसे मुद्दे थे जिस बहस में आपने हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ आप मीडिया के एक बहुत बड़े ग्रुप के जो सर्वेसर्वा हैं, और उस ग्रुप के साथ साथ आप राज्यसभा की कुछ ऐसी कमेटियों के भी मेंबर हैं जो मीडिया को प्रसारित करने का काम करने जा रही है। तो ऐसी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, ऐसी जो आपकी उपलब्धियां हैं, इसको लेकर हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला हम ये राजनीति से पहले मैं इसलिए बिना राजनीति की बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो 30-40 दशक की मेरी जो पत्रकारिता है, उसमें हमने आपके जो पूर्वज हैं उनके साथ भी हमने काम किया है, उनको निकट से देखा है। आपके दादाश्री जो दोराहा से आए, केदारनाथ शर्मा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संघर्ष किया, चंडीगढ़ आकर अपना व्यवसाय स्थापित किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। अब इसको आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि आपके दादा ससुर जी कह सकते हैं, वो भी ब्राह्मण समाज के प्रति बहुत ही उदार थे और ब्राह्मण समाज को उत्थान के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं। मेरी मुराद है पंडित चिरंजीवी लाल जी से। तो इसके साथ ही मैं एक परिचय और साथ ही दे दूँ, केदारनाथ जी के पुत्र सभी जानते हैं, विनोद शर्मा, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और होटल व्यवसाय में उनका बहुत ही प्रमुख स्थान है। और इसके साथ ही दूसरा जो आपका परिचय है
वो आपके जो ससुर हैं वो मिस्टर कुलदीप शर्मा हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित पद पे, स्पीकर के पद पे रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से ही लेकर है। अब देखिए जो हरियाणा है, क्योंकि आप हरियाणा बेस्ड हैं, हरियाणा से ही आप राज्यसभा के सदस्य हैं, राजनीति जातिगत राजनीति का बोलबाला है, एक जाति विशेष का तो बहुत ही बोलबाला रहा है। तो उसमें ब्राह्मण समाज को उठाने के लिए, जैसे विनोद जी ने भी अपने जो बुजुर्ग थे उनको उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के लिए बहुत सा काम किया है। तो आप क्या समझते हैं कि आपका मूल आधार ब्राह्मण समाज है राजनीति के अंदर या छत्तीस बिरादरी? देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। क्योंकि समाज वो होता है जहाँ से आप उत्पन्न होते हैं, आपकी आइडेंटिटी होती है, आपके पूर्वज आते हैं जी। और समाज की अपनी विशेषता है और छत्तीस बिरादरी की अपनी विशेषता है। मैं अभी भगवान परशुराम जी का एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का मैं लगा हूँ, और उसमें जो संदेश है मैं लोगों के बीच में लेके जा रहा हूँ जी। वो यही है कि भगवान किसी एक समाज या एक बिरादरी के नहीं होते, वो छत्तीस बिरादरी के होते हैं, हर समाज के होते हैं। जी। क्योंकि भगवान तो सबके आदरणीय है, सबके जी। पूजनीय है, जी। और उनकी जो शिक्षा है, जो उनकी जीवन का अनुसरण करना चाहिए, जो उससे सीखना चाहिए, जो उनकी जीवन का सार है, वो हमें लोगों के बीच में बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये महापुरुष और भगवान जितने भी हमारे हैं, चाहे किसी समाज के हों, वो सब आदरणीय है हमारे लिए। लेकिन उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको बताना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। हम दुनिया का सबसे युवा देश है। आज 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है। तो अधिकांश हिस्सा देश का युवा है। तो उन तक हमारी संस्कृति कैसे पहुंचे, उन तक हमारी शिक्षा कैसे पहुंचे, उन तक हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो कैसे पहुंचे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे पे इस पर पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं टेक्नोलॉजी से भी प्रेरित हूँ और धर्म और संस्कृति से भी प्रेरित। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा मैं फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये ठीक है, आस्था और आदर्श की बात जहाँ तक है वो बिल्कुल सही है कि ऐसे महापुरुषों के जो हैं चरित्र, उनको हमें आत्मसात करना चाहिए, उनके चरित्र को। लेकिन मेरा सवाल फिर सीधा सवाल है कि राजनीति में एक धर्म विशेष या एक जाति समुदाय विशेष को महत्व बहुत ज़्यादा मिला है पहले जी। तो क्या आप समझते हैं कि हरियाणा में ब्राह्मण समाज को राजनीति में उनका जो वांछित, जो उनका पर्याप्त जो हक है, जो उनका वो हित, वो हक उनको मिल रहे हैं या उनको मिलाने के लिए आप कुछ आगे? देखिए, मैं मानता हूं और मैं इसमें अपने पिताजी से प्रेरणा लेता हूं, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा समाज के प्रति और हक के प्रति उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने ईपीबीजी का मुद्दा उठाया, उसको पारित कराया, और धोली का विषय था और अन्य विषय थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि समाज के जो भी प्रबुद्ध विषय हैं उनको उठाने हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, और मैंने यही किया है। पिछले 2.5 साल से जब से मैं सांसद और सार्वजनिक जीवन में आया हूँ, मैंने 2 भगवान परशुराम जी के महाकुंभ की कर चुका हूँ। पहले महाकुंभ में के अंदर मैंने 13 डिमांड माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सामने रखी थी, जिनमें से उन्होंने 11 मानने का काम किया वहीं उसी स्थल से, और उनको कार्यान्वित भी किया। पिछले साल भी जो हमने कार्यक्रम रखा था उनके भी कुछ मूल मुद्दे थे। उनमें से एक मुद्दा था जो ईपीबीजी के बच्चे जिनको तकनीकी कारणों से और त्रुटियों की वजह से उनको नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, ऐसे लगभग 400 बच्चे थे, उनकी नियुक्ति कराने का काम किया था। तो जो भी विषय होते हैं समाज के, और समाज के अंदर जो वंचित होते हैं, जो गरीब होते हैं, खासकर विशेष तौर पर उनके लिए प्रयास करना, मैं मानता हूं कि वो एक दायित्व बनता है समाज होने के प्रति भी, और जो समाज से आप आते हो उनके प्रति भी। लेकिन साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ समाज तक ही राजनीति सीमित है। राजनीति छत्तीस बिरादरी तक जाती है। जो गरीब हैं उनका कोई जाति नहीं होती, उनका कोई समाज नहीं होता, वे गरीब होते हैं। तो गरीबों की चिंता करना जो भी सार्वजनिक जीवन में आया है हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करना, जो जिनके पास जो सक्षम नहीं है, सशक्त नहीं है, जिनके पास साधन संसाधनों की कमी है, उनको कैसे उठा के आगे समाज के अंदर लेके आना, ये भी हमारा दायित्व बनता है। ये मेरी सोच है। तो मैं इस अगर हम एक सेंटेंस में आपसे उत्तर चाहें, आप किसी जाति या समाज विशेष को लेकर
वोट की राजनीति के पक्ष में हैं या नहीं? जी मैं नहीं हूँ, क्योंकि देखिए किसी एक समाज या एक जाति के साथ लेकर आप पूरे समाज को, छत्तीस बिरादरी को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी। हाँ, लेकिन ब्राह्मण समाज ने हमेशा से छत्तीस बिरादरी को बांध के साथ लेके चलने का काम किया है, सबके साथ काम करने, मिलके काम करने का काम किया है, और मैं उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कार्तिक जी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आप भले नहीं हैं अभी, आप एक निर्दलीय सांसद हैं, भाजपा के सहयोग से आप निर्वाचित हुए हैं, लेकिन आपके माता श्री शक्ति रानी जी कालका से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठनात्मक कार्यों में भी आपकी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो ये सब कुछ होते हुए भी क्या आप कोई अपने विचारों का कोई अंतर समझते हैं या सांप्रदायिकता की कोई ऐसी बात समझते हैं कि आप पार्टी में किसी में शामिल ना होकर एक किनारे पे खड़े होकर पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं, या कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है? जी मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं एनडीए का सदस्य हूँ, और मैं एनडीए के सदस्य होने के नाते जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकार के उसमें शामिल होता हूँ। जी। मैं ये बात आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूँ कि जब आप एक इंडिपेंडेंट चुने जाते हैं तो संवैधानिक प्रावधान के अंदर आप किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं तो मैं सरकारी कार्यक्रमों में सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं, और पर्सनल लेवल पे भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित हूं, और मेरा राजनीति में आने का एक कारण उनसे जो प्रेरणा मिली और उनका जो जिस तरह का उन्होंने राजनीति को बदलने का काम किया है पिछले कुछ सालों में, मैं उससे प्रेरित हुआ और मैं राजनीति में आने का फैसला किया। तो मैं आपकी बात का अगर स्पष्ट जवाब दूं तो तकनीकी मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ और सरकार का हिस्सा हूँ, पर मेरी आस्था और मेरी विषय और सोच भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल वाकिफ रखते हैं। आस्था और सोच की जो बात आपने की है, जी देखिए जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, आपके परिवार की या आपके ससुराल के परिवार जी, वो कांग्रेस पार्टी के आधार उनका कांग्रेस पार्टी रहा है, जिसको कि धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था, सेकुलर कहा जाता था, या वो क्लेम करते थे कि हम ये। और इधर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कई बार ये आक्षेप लगता है कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं या किसी समाज के किसी वर्ग विशेष को महत्व देते हैं या दूसरे वर्ग को इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ मतलब ऐसी बातें ये देखने में आते हैं। क्या आपको इन दोनों बातों में, इन दोनों विचारों में आप किस विचार की तरफ अपने आप? देखिए मैं मानता नहीं हूँ कि ये बात सही है जी। मैंने पिछले 2.5 साल में जब से मैं सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में आया हूँ, मैंने बहुत क्लोज से काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार के साथ जी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी नीति वाकई सबको साथ लेके चलने की है जी। और उनकी कोई भी पॉलिसी जिनका मैंने बहुत क्लोजली अनुसरण किया है जी। वो कहीं भी किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के ऊपर केंद्रित नहीं है। ओके। अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें या आप उज्ज्वला योजना की बात करें या आप ड्रोन दीदी की बात करें, हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं जी। क्योंकि वो उनको एजेंट ऑफ चेंज मानते हैं जी। लेकिन किसी जाति या धार्मिक आधार पे कोई भी किसी तरीके का भेदभाव किसी के साथ किसी भी सरकारी नीति में किया जाता है, ये बात गलत है। मैं मानता हूं कि ये एक तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है ऑपोजिशन द्वारा जो राजनीति में किया जाता है, और चाहे क्योंकि कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, जो प्रत्यक्ष तौर पे आपके सामने उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे पास 10 साल का कार्यकाल है, हमें उसका आकलन करना चाहिए। अगर उसके आकलन करने के बाद हमें लगता है कि पार्टी ने कोई भेदभाव किया है तो मैं आपकी बात से सहमत होता, बल्कि इन सारी चीजों को देखने के बाद, क्योंकि मैं खुद एक मीडिया व्यवसाय चलाता हूं भी और चलाता था भी पहले, अब मैं कम देख पाता हूं और मेरे पास ये सारी जानकारी थी। जब मैंने हर चीज की पुष्टि की और मैं इस बात से कंप्लीटली संतुष्ट था और मुझे इसमें कोई भी विरोधाभास इसलिए भी नहीं लगता है सर क्योंकि ये एक मिथ्या है जो क्रिएट की गई है। जब आप प्रत्यक्ष तौर पे देखते हैं कि किस तरह की नीतियां इंप्लीमेंट हो रही हैं, अगर 650 करोड़ बैंक खाते खोले गए
तो ये नहीं देखा गया कि किस समाज के हैं या किस धर्म से आते हैं। जी अगर किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया है 80 करोड़ लोगों को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत दिया गया, तो ये नहीं देखा गया कि किस धर्म से आते हैं, किस समाज से आते हैं या किस जाति से आते हैं। जी तो ये निरपक्षता हमें हर जगह देखने को मिली है और मैं इसमें पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूँ। अब हम आपके जो पूर्वजों की पृष्ठभूमि की बात की हमने, कि दादा की, दादा ससुर की, अब हम आपके परिवार पर ही आकर सीमित होते हैं। एक परिवार, आपके पिताश्री हरियाणा जन चेतना पार्टी के सर्वे सर्वा, जी वो पार्टी बिल्कुल अलग है। जी आपके माताश्री भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जी और आप एक निर्दलीय सांसद। एक ही परिवार में 3 सदस्य और तीनों ही राजनीति में सक्रिय, तीनों के रास्ते अलग अलग। मेरे को लगता है इससे अच्छा लोकतंत्र का क्या उदाहरण हो सकता है। देखिए, घर में लोकतंत्र है। बिल्कुल लोकतंत्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखिए मैं जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जी तो मेरी मंशा ये थी कि मैं जो भी हमारे एमएलएस थे उस वक्त जी उन तक अपील करूं और अपने विजन को लेके जाऊं। जी और खासकर उस वक्त जो कैंडिडेट ऑपोजिशन की तरफ से आए थे वो बाहर के आए थे। ओके और मेरा ऐसा मत बना कि अब अगर समाज में कुछ बदलाव लाना है, कुछ कुछ चेंज लाना है, तो आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके इस मंशा से मैं उस चुनाव में उतरा। और मुझे शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे सारी पार्टियों का सपोर्ट मिला। जी और शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जितने बड़े परिवार हैं राजनीतिक इतिहास के हरियाणा के, चाहे वो भजनलाल परिवार था, चाहे वो देवीलाल परिवार था, चाहे वो मनोहर लाल जी थे, सब ने एकजुट होकर, और बंसीलाल परिवार ने भी मेरी मदद की। जी अभी मैं इसी को सवाल को थोड़ा सा और आगे, तो फिर उसके बाद हम आपके मीडिया की बात पे आएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि घर में ही लोकतंत्र है। इसके साथ साथ ही मैं जब पुरानी बातें याद करता हूँ, आपके पिताश्री ने पटियाला से, बनूड़ से राजनीति इलेक्शन में लड़े। बनूड़ के बाद चंडीगढ़ का उनका बेस रहा है। आपके माताश्री का अम्बाला में भी बेस रहा है, कालका में भी बेस रहा है। मुख्य तौर पे अगर हम आज बात करें, चंडीगढ़, अम्बाला, कालका, क्योंकि पंजाब की राजनीति छोड़कर आपके पिताजी हरियाणा की राजनीति में आए थे। तो हम आने वाले वक्त में क्या समझें कि ये जो 3 सीटें हैं, इस पे विनोद शर्मा, या आपका समय जब पूरा हो जाएगा सांसद के रूप में, चंडीगढ़, अम्बाला से और कालका से, तो हम चाहेंगे, आपके माताश्री हैं, तो हम क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, वैसे तो राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश के होते हैं, क्योंकि उनको चुनने के लिए आपको लगभग 30 विधायकों की वोट लगती है। लेकिन जो ज़िला और संसदीय क्षेत्र मैंने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, वो अम्बाला संसदीय क्षेत्र है। जी और उसके अंदर लगभग 9 विधानसभा हल्के आते हैं। जी जी तीनों का आपने वर्णन किया, और तीनों उसमें भी आते हैं। जी जी तो ये क्षेत्र है जिसे मैं अपना घर कहता हूँ। हम्म यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, हम्म यहीं मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल बिताए हैं और सीखने का मौका मिला है। जी तो ये इस पूरे क्षेत्र को मैं अपना घर मानता हूँ। जी और ये कहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ आगे आएंगी उनका मैं उस वक्त ज़रूर सामना करूँगा। अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अगर सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में आए हैं तो कुछ बदलाव कर सके, नहीं तो हमारा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में आना व्यर्थ है। ठीक है, अब हम थोड़ा मीडिया की तरफ चलते हैं। जी। आपका जो व्यवसाय है मीडिया का, आपने बहुत ही उसको व्यापकता उसको दी है। जहाँ तक मेरा ध्यान पड़ता है कि कम से कम 17 ब्यूरो आपके होंगे, जिसमें कई स्टेट्स में, जिसमें हरियाणा न्यूज़ भी जी, हमारे लगभग 11 चैनल हैं, 11 3 पत्रिकाएं हैं, हाँ, और 3 संडे गार्डियन, डेली गार्डियन और आज समाज आपका प्रिंट का है। जी। और जहाँ तक समझ में याद आ रहा है, 1200 पत्रकार भी जी, जो आप सक्रिय हैं आपके चैनलों में। इतने व्यापक रूप में आप पत्रकारिता में हैं, आपके अंडर इतना स्टाफ काम कर रहा है, तो आज एक जो ये चर्चा चलती है कि गोदी मीडिया के रूप में, या आज़ादी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं, तो आप क्या आंकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में पत्रकारिता किधर जा रही है? क्या ये गोदी मीडिया की बात कहीं पे आपको भी ऐसे समझ में आती है? अगर है
तो उसको दूर करने के लिए आपका मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए सर, मेरा मानना है कि मेरे प्रोफेशनल मीडिया करियर के अंदर जी मेरे को लगभग 10.5-11 साल हो गए इस सरकार को देखते हुए। जी। मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे पास कभी ना तो कोई दबाव, ना कोई ऐसा टेलीफोन कॉल, ना कभी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसा कोई प्रेशर आया जी कि कोई स्टोरी लगाई जाए या ड्रॉप की जाए या कोई खबर चलाई जाए। जी और जैसे मैंने पहले कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पर ही अपनी बात कह सकता हूँ। ओके। रही बात जो संज्ञा लोग देते हैं गोदी मीडिया की, जी तो सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके पास 4 दशक का अनुभव है जी सर। जब अखबार में एक पर्टिकुलर साइड ली जाती है अखबार की, या एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया जाता है, तो उसको तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर ओपिनियन है। जी और जो हमारे जर्नलिस्ट भी होते हैं वो भी समाज और सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, उनका भी अपना ओपिनियन होता है, उनका भी अपना मत होता है, वो भी समाज का हिस्सा है। जैसे हम जुडिशरी में बहुत ऑफन बोलते हैं कि जजेस डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो भी समाज का हिस्सा होते हैं। उसी तरह पत्रकार भी समाज का हिस्सा होते हैं, उनका भी मत होता है, मत होता है, उनकी भी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस होती हैं। हुआ क्या है कि पिछले 10 साल में पूरे दुनिया में लोग अपनी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस प्रोफाउंडली और ओपनली रखने लग गए हैं, राइट। और इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट की बात करता है उसको कोई संज्ञा दी गई है, या अगर कोई राइट की बात करता है क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको गोदी मीडिया बोला जाए जी। तो ये इस तरह का जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है, मैं मानता हूं कि ये नैरेटिव एक पॉलिटिकल नैरेटिव सूट करने के लिए हुआ है। और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, और जितना इतिहास मैंने पढ़ा है उसमें तो मुझे एक ही ऐसा हमारे लोकतंत्र के अंदर ऐसा पीरियड याद आता है जो इमरजेंसी का पीरियड था, जहां पर आपके मीडिया के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए थे जी। लेकिन उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती जितनी गोदी मीडिया के बारे में होती है। तो ये जो विरोधाभास है या सिलेक्टिव ये नैरेटिव है, इसके बारे में भी मीडिया के लोगों को कभी सोचना चाहिए जी। क्योंकि हमने यही देखा है कि मतलब जो मैं कहूँ वही सही, ना खाता ना बही, यानी कि जो मेरा स्टैंड है वही करेक्ट है, किसी और का ऑल्टरनेटिव ओपिनियन जो है उसको आप ब्रांड कर दीजिए कि वो गोदी मीडिया है। मेरा ओपिनियन सही है, दूसरे का ओपिनियन का ये मतलब है। तो लोकतंत्र में हर एक आदमी को आजादी है अपनी बात कहने की, और जो गोदी मीडिया नहीं है, क्या वो अपनी बात नहीं छाप पाते या अपनी बात नहीं चला पाते? ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं आईटी कमेटी में भी बैठता हूँ, मैं मीडिया संस्थान भी चलाता हूँ। जिसने जो कहना है वो कहता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। कार्तिक जी, अगला सवाल करने से पहले, क्योंकि आपने मेरे जो 4 दशक की पत्रकारिता की बात की है, मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि द ट्रिब्यून ट्रस्ट जो है, जो 150 साल होने जा रहे हैं ट्रस्ट को, ये बिना किसी मालिक के चल रहा है जी। और यहाँ पे कोई किसी की ओपिनियन या किसी पॉलिटिकल, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। और मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मुझे 40 साल के भीतर आज तक, मैं यहाँ संवाददाता रहा, उप संपादक रहा, मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर रहा, न्यूज़ एडिटर रहा, आज तक मुझे किसी ट्रस्टी ने या किसी एडिटर इन चीफ ने या किसी दूसरे ने ये नहीं कहा कि फ़लाँ खबर को इस तरह से कर दो या उस खबर को इस तरह से कर दो। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस संस्थान में काम करता हूँ। एक मैं अपनी ये स्पष्टीकरण देना चाहता था। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा जी। मैं आपके प्रोग्राम पे बात की तस्दीक करना चाहूँगा कि मैं बचपन से ट्रिब्यून का पाठक हूँ, रीडर हूँ और फ़ैन भी हूँ। और फ़ैन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जब इंग्लैंड में अपनी फॉर्मल एजुकेशन कर रहा था, अपनी कॉलेज की एजुकेशन कर रहा था, तो चंडीगढ़ से और अपने रीजन से जो कनेक्ट था वो ट्रिब्यून के नाते होता था। तो वहाँ पर भी मैं इंटरनेट पे जाकर सबसे पहले ट्रिब्यून खोलता था अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो ट्रिब्यून हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, एंड आई कुड नॉट अग्री मोर विथ यू सर। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर वी रीड इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस में एक संदेश मैं जानना चाहूँगा। जो मैंने बात की गोदिया मीडिया की या सांप्रदायिकता फैलाने की, कुछ तत्व हैं आज कि जब जैसे कोई पुलवामा हो गया या यहाँ पे कश्मीर श्रीनगर में या कहीं कुछ हो गया, तो वो चैनल
कुछ समुदाय विशेष के नाम लेकर और इस तरह की बातें जी। करते हैं। जी। एक बात। दूसरा, आप मीडिया में एक बहुत बड़े पावर मीडिया में आप हैं, तो ये सब बातों का आप अपने अनुभव को लेकर, मीडिया का राजनीतिक अनुभव लेकर पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे या चैनल्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पत्रकारों को भी, वो भी समाज का और सोसाइटी का हिस्सा हैं, और उनको भी, उनकी भी आइडियोलॉजी है और ओपिनियंस हैं, जी। और उनकी आइडियोलॉजी और ओपिनियन उनकी बॉडी ऑफ वर्क में और काम में कहीं ना कहीं निकल के आएंगे, जी। स्वाभाविक सी बात है। ओके। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। जी। जिसकी जो सोच है उनकी बॉडी ऑफ वर्क में जरूर आएगी सर। ओके। अगर हम कहें कि टू सेपरेट द स्टेट फ्रॉम द चर्च, जी। तो इस मामले में वो नहीं हो सकता, जी। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम इफेक्ट होते हैं जो हमारे आसपास की चीजें घटती जी। हैं। इसलिए मैंने जुडिशरी का एग्जांपल दिया ओके। कि ये जर्नलिस्ट के लिए भी वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनका भी एक परिवार है, वो भी उसी पर और समाज में रहते हैं, वो भी उन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं जिन चीज़ों से बाकी जनता अफेक्ट होती है। उनका भी एक अपना ओपिनियन है, और उनको भी राइट है अपना ओपिनियन वॉइस करने का, चाहे वो सहमत हो या असहमत हो। तो मेरा एक ही एडवाइस है कि जर्नलिस्ट को अपना ओपिनियन बोलना चाहिए बेबाकी से, और अपनी बात और अपना मत रखना चाहिए बेबाकी से, चाहे वो सरकार से सहमत हो, असहमत हो, चाहे वो अपने संस्थान से सहमत हो, या फिर किसी भी मुद्दे से या किसी भी विषय से सहमत या असहमत हो। कि डेमोक्रेसी में के अंदर जो मीडिया को एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, एक विशेष स्थान है, वो इसीलिए है। जी। अब हम आपका राज्यसभा के जो आपकी गतिविधियां उस पर आते हैं। ये सौभाग्य है हरियाणा के, आप इतने यंग एज में एक राज्यसभा का सदस्य होते हुए, राज्यसभा में आपने कई बार जो चेयरमैन का पद है उस पर भी आप बैठते रहे हैं, और आप कई कमेटीज के मेंबर भी हैं, और ख़ास तौर पे मीडिया से रिलेटेड जो बातें, आप जो उपलब्धियां या आपके जो कार्यक्रम हैं, वो आप थोड़ा सा आप ये मुझे सर सौभाग्य मिला था लगभग 2 साल पहले, 42 साल की उम्र में वाइस चेयरमैन के तौर पर पूरा राज्यसभा का संचालन करने का। जी। और मैं यंगेस्ट व्यक्ति हूं जो उस चेयर पे बैठा। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला हमारे राष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जे धनखड़ जी के सानिध्य के अंदर, और ये बहुत ही एक अद्भुत मौका था, क्योंकि मतलब अगर आप सोचे कि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत और अपर हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त तो थोड़ी नर्वसनेस होती है पहली बार बैठते हुए, लेकिन मैं अपनी तैयारी करके गया था, और इट वाज डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर मेरे दिमाग में, और वो कहीं ना कहीं घर कर गया और हमेशा रहेगा। मैं सर आईटी कमेटी में हूँ, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हूँ, मैं फाइनेंस कमेटी में हूँ, मैं अनेकों कमेटियों में हूँ, लेकिन आईटी कमेटी में विशेष तौर पे मेरा ध्यान इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से सीधे संपर्क में आती हैं, जिसमें आईएनबी, आईटी एंड टेलीकॉम तीनों विभाग आ जाते हैं। और इसमें जो एवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी है, उसका आपको सीधे संपर्क देखने को मिलता है, और वो कैसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो ये जो बैंकिंग फ्रॉड्स और डिजिटल स्कैम्स होते हैं उसकी बात करूं, चाहे मैं जो लॉज हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे उसकी बात करूं, चाहे मैं किसी और विषय की बात करूं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट व्हाट आर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी, बट मैं सिर्फ उन विषयों की बात कर रहा हूं जो मुझे डेफिनेटली आकर्षित करते हैं। और उनके अंदर ये है कि कानून भी बन रहा है, साथ साथ जो कानून आज बनेंगे आने वाले समय में वही दशा और दिशा देंगे टेक्नोलॉजी को, मीडिया को और उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज को। मैं मानता हूं कि हमारे देश का कानून सक्षम है, आज भी जो कानून है वो सक्षम है। जैसे जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, प्रिंट हो गया या टेलीविजन हो गया, जो कानून उन पे लागू होते हैं वैसे ही कानून डिजिटल और सोशल मीडिया पे भी लागू होने चाहिए। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटेड है, वो अनरेगुलेटेड है। तो इसमें मेरी रुचि है, और भी चीज़ों में जो रिलेटेड है लोगों से और सीधे संपर्क में आती हैं। और मेरा मानना है कि फ्यूचर में लगभग 70% ऑफ बिजनेसेस इन द फ्यूचर विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं भारत ज्ञान का केंद्र होता था दुनिया में, और ये शायद एक मौका है भारत के लिए वापस ज्ञान का केंद्र बनने के लिए। तो मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ और उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हम थोड़ा राजनीति पे फिर वापस आते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सभी राजनीतिक दलों में आपके लगाव है, मित्रता रही है, आपके परिवार की भी रही है। पिछले दिनों इसी मंच में अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोक दल के जो अध्यक्ष हैं या प्रमुख हैं,
वो इसी मंच पर आए थे। बातचीत के भीतर उनसे एक सवाल किया गया कि आपने कार्तिक को जो है सपोर्ट किया, वोट दिया, एक तरफ आप बीजेपी के सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध हैं। तो उनका कहना ये था कि मेरे परिवार पर, कार्तिक के परिवार का, या कहिए कि जो आपके भाई जो हैं, जो अनफॉर्चुनेटली जो पहले दिल्ली रहे, जी तो साथ में चौटाला साहब भी वहीं थे। जी तो उनका कहना है कि जेल के अंदर चौटाला साहब का उन्होंने बहुत देख रेख की थी। ये मेरे पे, हमारे परिवार पे बहुत आसान है। वो ऋण मैंने कुछ ऋण है जो चुकता करने का प्रयास किया। आपके संबंध उनके साथ कैसे, आप कैसे मानते बहुत अच्छे संबंध हैं जी, और वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े हैं, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसी बात कही। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने जैसे कहा कि हम समाज में रहते हैं, और जिस तरीके से उनका मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे पूरे देवीलाल परिवार का आशीर्वाद मिला, जी, जिसमें नैना चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, अभय चौटाला जी ने, रंजीत चौटाला जी ने, जी, जो अगर आप देखें तो तीनों अलग थे, क्योंकि रंजीत चौटाला जी इंडिपेंडेंट थे, ये जेजेपी थी और आईएनएलडी थे, सबने वोट किया। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, और उनको साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे, उन सबों ने, सारे विधायकों ने, जिन्होंने विश्वास प्रकट किया कि शायद इस लड़के को मौका देना चाहिए, शायद ये हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ कर सके। और मैं जब जिस व्यक्ति के सामने कैंडिडेट बन के खड़ा था, वो बाहर के थे, वो दिल्ली के थे, तो शायद उनको ये भी लगा कि अगर इसको मौका देंगे तो हमारा हरियाणा का ही लड़का आगे आएगा और शायद हरियाणा के लिए कुछ करेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो मेरे पारिवारिक संबंध हैं, जो मेरे पिताजी के, मेरे परिवार के, उसका फ़ायदा मिला, और उसकी वजह से उन लोगों ने मेरे को वोट दी और मुझे जीतने का मौका मिला। अब थोड़ा सा हम आपके राजनीति के, आपके पिताश्री या आपके ससुर के राजनीति की बात करना चाहेंगे। जी। आपके पिताश्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के परछाई की तरह माने जाते थे, मंत्री भी रहे, और जब वो मुख्यमंत्री रहे तो किसी वजह से बाद में वो आपस में उनका संबंध ज़्यादा नहीं रहा। वही चीज़ संयोगवश कहिए कि आपके ससुर जो हैं कुलदीप शर्मा, वो भी जैसे कहते हैं कि नाक का बाल, मतलब उस भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ वो भी इसी तरह हैं। अब इसको या संयोग कहें या क्या कहें कि वह अब दोनों ही वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नज़दीक नहीं है। तो क्या ये संयोग है या कोई प्लानिंग है कि वो अब कहीं दोनों ही कमल की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि विनोद शर्मा जी और कुलदीप शर्मा जी दोनों अपने राइट में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं जी, जिनके पास 40 से 50 साल का अनुभव है जी, और मेरे पास 2.5 साल का अनुभव है जी जी। तो मैं ये नहीं कह सकता, ना तो उनके बिहाफ पे बोल सकता हूँ, ना उनके लिए बोल सकता हूँ। और ये सवाल आप उनसे करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी में नहीं था, और ना ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं मीडिया से रिलेटेड था, अपना मीडिया काम करता था, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब समय आ गया है, और कहते हैं कि मेरा एक टाइम तक राजनीति में आने का कोई मन नहीं था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी और मेरे को इस तरह ये लगा कि अगर मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ बाहर बैठ के बोलना या लिखने से काम नहीं होगा। नहीं तो मीडिया के माध्यम से भी मैं जो कर सकता था सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो करते थे, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए करते थे। पत्रकारिता का मूल मंत्र ही ये है, तो उसके लिए तो मैं वैसे उस कॉन्टेक्स्ट में काम करता ही था। लेकिन ये मुझे लगा कि ये सही समय है, इसलिए मैंने ये किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित था, उनकी नीतियों से प्रभावित था, उनकी शैली से। मुझे किसी ने, एक मेरे फॉरेन फ्रेंड ने पूछा कि व्हाट इज द रीज़न कि आपकी कंट्री में इतने युवा लोग हैं, इतनी युवा पीढ़ी है, फिर भी वो लोग प्रधानमंत्री से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जो कि उम्र में कहीं ज़्यादा हैं, वनस्पत लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जो उनकी उम्र के पास हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ सर, इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस एस्पिरेशन का प्रतीक कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी बने हैं। और जो उनकी जर्नी है एक चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने की, वो कई बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करती है। तो कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो वही एक एस्पिरेशन है जो लोगों को आकर्षित करती है और यूथ को भी करती है कि ये हाँ एक स्टोरी है ऑफ
बीइंग एबल टू डू, आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, जी। और अगर आप उसके ऊपर एक्ट करते हैं। देखिए, आपने मोदी जी की बात की है, ये ठीक है, वो आपके आदर्श पुरुष हैं या आपके प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, लेकिन बात मैं फिर दोबारा से उसी बात पे आता हूँ जी। कि आप निर्दलीय सांसद हैं, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए तो काम करते रहे, संगठन के लिए। मोदी जी कई जिम्मेवारियां आपको देते हैं या आपको बहुत स्नेह भी करते हैं। ये सब होने के बावजूद क्या राजनीति का म्यार जो गिर रहा है, वो कारण है कि आप सीधे तौर पे किसी दल के साथ दलदल में, एक मैं पूरा प्रश्न जी। कर दूं, दलदल में बहना नहीं चाहते? और क्या, अब मैं आपके दादा के साथ ही बात जोड़ रहा हूँ कि वो दोराहा से आए थे, क्या आप दोराहे पे खड़ा रहना चाहते हैं? जी, मैं किसी दोराहे पे नहीं खड़ा हूँ, जी। मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है, जी। या मेरे मन में किसी तरीके की दुविधा नहीं। जी। मैं पूरी तरीके से अपनी आस्था हाँ। के हिसाब से चलता हूँ, जी। और मुझे लगता है कि अगर कोई देश में अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, जी। और उस रास्ते पे चलना चाहिए जी। जो देश के लिए अच्छा है, जी। जो लोगों के लिए अच्छा है। और मैं क्योंकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। जी। देश का कानून ये कहता है, ओके। दैट इज अ लीगल थिंग। तो आई कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन दिल से हैं। हाँ, आप मान सकते हैं, दिल से हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी। जी। और साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, तो उस नाते से भी मैं सरकार का हिस्सा हूँ। जी। क्योंकि मैं एनडीए का हिस्सा हूँ तो मैं सरकार के का पार्ट हूँ। जी। तो इसलिए मैं सरकार की नीतियों का भी समर्थन करता हूँ। अभी हाल ही में मैंने वक्फ बिल पे बोला, और बहुत सारे ऐसे विषयों पर, विमेंस रिजर्वेशन से लेकर अन्य विषयों पर मैंने सरकार का समर्थन किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये मुद्दे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सरकार का स्टैंड है, चाहे मैंने विमेंस रिजर्वेशन बिल के ऊपर भी ये कहा था कि ये बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक बिल इसलिए था क्योंकि महिलाओं को एम्पावर करने की बात तो बहुत सदियों से चली आ रही है और बहुत दशकों से चली आ रही है। आपको याद होगा कि जब पंचायती राज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ था, वो 80 के दशक की बात है, लेकिन तब भी महिलाओं को वो पावर नहीं मिल पाई। वो सरपंच पति होता था या सरपंच प्रतिनिधि होता था। अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं एजेंट्स ऑफ चेंज बने, और मैं मानता हूँ सोसाइटी में अगर चेंज लाना है तो महिलाओं के थ्रू ही आ सकता है, क्योंकि वो चेंज मेकर है, होम मेकर के साथ साथ, तो उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि सिर्फ विमेंस रिजर्वेशन बिल नहीं, आप देखेंगे सरकार की आधी से ज्यादा नीतियां महिलाओं के ऊपर केंद्रित हैं, उनको सशक्त और सक्षम बनाने में लगी हुई हैं। अगर बैंक अकाउंट खोलने हैं तो उनके नाम पे खोलने हैं, अगर रजिस्ट्री होएगी तो उनके नाम को पे उनको 1% ऑफ मिलेगा। हर चीज में उनको फॉर्मल इकोनॉमी और व्यवस्था के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारे परिवार सशक्त होंगे। जैसे लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, मैं मानता हूं मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आज तक की स्वच्छ भारत, जहां हमने 12 करोड़ टॉयलेट बनाने की बात की और बनाए भी। जो लोग नकारात्मक हैं वो ये भी कह देते हैं कि टॉयलेट बना दिए, पानी नहीं आता। लेकिन आप महिलाओं की दुविधा समझिए सर, जो गांव देहात में रहती हैं, जिनको शौच करने के लिए खेत में जाना पड़ता था, वो सिर्फ अनहाइजीनिक नहीं था, वो डिग्निटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज था। और हमें आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी भी एक नजरिए से, दृष्टिकोण से दुनिया में देखा जाता था, सिर्फ हमारी ओपन डेफिकेशन की वजह से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए था। अगर आपको याद हो तो गांधी जी भी इसके ऊपर बहुत ध्यान देते थे, और उन्होंने भी इस पे बहुत लिखा है। तो ऐसी अनेकों चीजें हैं, एक नहीं अनेकों चीजें हैं। मैं काफी लंबी बात कर सकता हूं इस विषय पर, लेकिन मैं वाकई मानता हूं कि ये देश के लिए अच्छा था, और इसीलिए मैं अपना विश्वास मोदी जी पर, उनकी नीतियों में प्रकट करता हूं और सरकार में प्रकट करता हूं। अंतिम सवाल जी, आप मीडिया मैन हैं, कोई भी कलाकार है या किसी नेता का इंटरव्यू लेना होता है, दर्जनों कैमरे लगे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हैं जी, आप पे लाखों कैमरों के रूप में लोगों की निगाहें हैं, लेकिन आपने, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अपनी छवि को बहुत ही बेदाग बना कर रखा है। तो मैं आपको अगर एक प्रमाण पत्र देना चाहूँ तो मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ जी।
तो क्या आप उस प्रमाण पत्र को, उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे? मेरा जो प्रश्न रूपी प्रमाण पत्र है वो ये है, दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल यंग पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स फ्रॉम ए पॉलिटिकल फैमिली विच हैड वंस अपॉन ए टाइम रिमेन्ड मोस्ट कंट्रोवर्शियल अनफॉर्चुनेटली। सर आई थिंक मैं इसका जवाब सिंपली ऐसे दूंगा सर कि ना कंट्रोवर्सी में जाना इंटेंशनल था, ना कंट्रोवर्सी से दूर रहना इंटेंशनल है जी। ये दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ परिस्थितियों के ऊपर होती हैं। और सर मीडिया में था तो अपना काम करता था और मन से लगन से काम किया। अब ये रोल में आए हैं तो इस पे भी मन से काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सर कि कंट्रोवर्सी सराउंड्स पीपल हु लुक फॉर इट। आई हैव बीन इन मीडिया, मैं खुद मीडिया में 18 साल काम किया है, मीडिया को समझता हूँ, इसी में पला बड़ा हुआ हूँ एक तरीके से। तो ये ज़रूर कहूँगा कि आई डोंट लुक फॉर कंट्रोवर्सी। प्रमाण पत्र स्वीकार? बिल्कुल सर, बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार। इट इज़ अ बिग बैज ऑफ ऑनर। बट ये ज़रूर कहूँगा सर कि जो भी टाइम मुझे मिला है जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका है सीखने के लिए और कुछ करने के लिए जी। और उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा उठाते हुए कुछ बदलाव लाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, इट इज़ नो पॉइंट कमिंग टू पॉलिटिक्स। अगर आप आकर कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा प्रयास, जैसे जो भगवान परशुराम जी का हम एक बहुत बड़ा जनोत्सव का आयोजन कर रहा हूँ मैं, ये परसों ही है 27 तारीख को। करनाल में है? नहीं जी, यहाँ पंचकूला में ही है। करनाल में हो चुका है। करनाल में हो चुका है जी, करनाल में 2 बार कर चुके हैं और ये तीसरा है उसी श्रृंखला में। तो मैं मानता हूँ कि मैं फ्यूचर का भी बिलीवर हूँ, टेक्नोलॉजी का भी और आस्था और संस्कृति का भी। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूँगा। मैं इंडोनेशिया गया था IPU के दौरान और मैं वहाँ पर उनके MP से मिला, स्पीकर से मिला। तो मैं अचंभित हुआ इस बात को लेकर कि उनकी क्लासेस में अभी तक रामायण पढ़ाई जाती है, इसके बावजूद कि वो पूरा देश अधिकांश तौर पे मुसलमान है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम, वो उसको अभी भी अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और सांस्कृतिक होने के नाते वो आज भी रामायण पढ़ाने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें थी। जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था तो ये नहीं था कि हम सोना इतना था भारत में, हम ज्ञान का केंद्र थे दुनिया का, हर प्रकार का ज्ञान, चाहे वो बौद्धिक ज्ञान था, चाहे विज्ञान था या किसी भी तरीके का ज्ञान केंद्र था। तो हमें कहीं ना कहीं वो संज्ञा वापस प्राप्त करनी है अगर 2047 तक वाकई हम एक विकसित देश के तौर पर, एक डेवलप्ड नेशन कंट्री के तौर पे स्थापित होंगे। तो और मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ और उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो आप कार्तिकेय जी मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, जैसे बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। आपने बहुत ही व्यापक रूप में हमें अलग अलग क्षेत्रों की बातें ज्ञान दिया है, दर्शन हमारे दर्शकों को जो आपने बात कही है, इसके लिए आप यहाँ पे पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है सर, आपके यहाँ ये संस्थान एक इंस्टीट्यूशन जैसा है और जो भी चंडीगढ़ में बड़ा हुआ है या इस एरिया में बड़ा हुआ है वो ट्रिब्यून को अपने ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा मांगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट इज़ अ रियल प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर। धन्यवाद। तो ये थे एक युवा सांसद राज्यसभा से कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने मीडिया के बारे में, जिन्होंने राज्यसभा में अपनी गतिविधियों के बारे में अपने विचार दिए और संदेश दिया मीडिया को, और राजनीति के ऊपर, समाज में बदलाव के लिए उन्होंने जो बातें कही हैं और उनका जो व्यापक नज़रिया जो है वो एक उज्जवल भविष्य बनाने का जो नज़रिया पेश किया है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। धन्यवाद।